कच्चे तेल में नरमी से अमेरिका में मिला जुला कारोबार, लेकिन चीन की चिंता से एशियाई बाजारों में दबाव। अच्छी शुरुआत के बावजूद एसजीएक्स निफ्टी भी अब लाल निशान में फिसला। और आज लिस्ट होगा नारायण हृदयालय, 9.25 गुना सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ, इश्यू प्राइस 250 रुपए प्रति शेयर। होलसिम और लाफार्ज के मर्जर का रास्ता होगा साफ। सीसीआई चेयरमैन ने विलय और अधिग्रहण को मंजूरी में तेजी के दिए संकेत। नेटवर्क 18 एक्सक्लूसिव। कॉल ड्रॉप के लिए मुआवजे पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज। हाई कोर्ट ने टीआरएआई को 6 जनवरी तक एक्शन न लेने का दिया था आदेश। और वित्त मंत्री अरुण जेटली आज इंडस्ट्री संगठनों सीआईआई, फिक्की और एसोचैम से मिलेंगे। बजट की तैयारियों पर होगी चर्चा। दुनिया भर के बाजारों से आज फिर संकेत हैं कंफ्यूजन के, कोई साफ दिशा नहीं। और ऐसे में भारतीय बाजारों में पिछले 2 दिनों से जो उतार चढ़ाव दिख रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन होता हुआ दिख रहा है, सवाल ये कि क्या आज फिर से कमजोरी होगी। लेकिन कमजोरी होगी तो क्या सिर्फ सेंसेक्स निफ्टी में? मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की दमदार तेजी क्या आज भी बरकरार रहेगी? कैसे ट्रेड करें इस बाजार को, क्या हो आपकी रणनीति, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई। जी हाँ, 15-20 मिनट पहले अगर आप देखते एसजीएक्स निफ्टी को तो 20-22 पॉइंट ऊपर था और अब आप देखिए ठंडा हो गया है। तो ऐसे ही आज कारोबार होने वाला है, फिर से सुस्ती भरा रहेगा या फिर एक्शन आज फिर से स्मॉल कैप्स में देखने को मिलेगा? कौन सी सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, सब पर बात करेंगे। प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के सीएमडी किरण जाधव और जियोजित बीएनपी पारिबा के गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी ये काफी वोलेटाइल हो रहा है, बाजार तो भी खुला नहीं है। और जापान का और चाइना का मार्केट देखिए, इन्हीं 2 मार्केट्स के ऊपर हमारी नजर है। हमने देखा था ये मार्केट्स तो आज स्टेबल है, लेकिन अभी भी डर काफी लग रहा है। 17 महीने के निचले स्तर के आसपास जो अभी कुछ देर पहले सर्विस सेक्टर का पीएमआई डेटा आया, शायद वहां से घबराहट है भारतीय बाजारों को। डेटा कहीं से भी अच्छे आ नहीं रहे, दिक्कत यही है। और एक्चुअली सुबह 6:15 साढ़े 6 बजे तो एसजीएक्स निफ्टी 48 पॉइंट ऊपर दिख रहा था, मतलब वहां से अगर आप देखें तो 50 पॉइंट ऐसे ही निकल गए। लेकिन लग रहा है कि कहीं के थोड़े बाजार स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। कमजोरी है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं, बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऊपर के लेवल पर टिक नहीं पा रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स का माहौल बड़ा इंटरेस्टिंग है, दायरा छोटा है लेकिन उतार चढ़ाव ज्यादा है। और वैसा ही कल भारतीय बाजारों में भी दिखा है। तो ऐसा लगता है कि आपको रेंज को ट्रेड करना होगा। रेंज बहुत साफ डेटा में जो निकल कर आ रही है वो है 7,700 7,900 की, जो मैं आगे आपसे डिटेल में बताऊंगा कि ये रेंज क्यों दिख रही है। लेकिन फिर भी जो आज की रणनीति बनानी है उसमें जो कुछ पॉइंटर्स, कुछ लेवल्स जो मैंने निकाले वो आपको बता दूं। 7,800 आज के लिए फिर सबसे अहम लेवल है। और 7,800 के ऊपर आप हैं तेजी में हैं, 7,800 के नीचे हैं आप मंदी में हैं। क्योंकि 7,800 पर जिस तरह की पोजीशंस बनी है वो काफी इंटरेस्टिंग है। अब निचले स्तर पर कहां तक आप फिसल सकते हैं? 7,700 7,725 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। चाहे तो आप इसे स्टॉप लॉस मान लें, चाहे जब इस रेंज के नजदीक पहले पहुंचे तो वहां पर खरीदारी करें। ऊपरी स्तरों पर 7,850 और 7,902 टारगेट है मेरे, जहां पर बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। और ऐसे में उन लेवल के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी में आपके लिए 16,400 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऊपर की तरफ 16,700 16,900 की रेंज में बैंक निफ्टी जा सकता है, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी करें। बड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो शॉर्ट पोजीशन भी बना लें। सेक्टर्स में आज शुगर शेयर चमकने चाहिए, चलने चाहिए, कल की तेजी को और आगे बढ़ा सकते हैं। 2 व्हीलर्स, ऑटो शेयर, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, ये शेयर हैं जहां पर आज भरपूर एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तेजी अभी खत्म होने वाली है ऐसा संकेत है नहीं। तो चुनिंदा छोटे छोटे सेक्टर्स में छोटे छोटे शेयरों में खरीदारी का माहौल बरकरार रहेगा। लेकिन दिक्कत एक ही है, अगर आप 7,700 को होल्ड न कर पाए तो फिर सबसे पहले एग्जिट आपको मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों से करना होगा, क्योंकि बाद में जब करेक्शन ही आएगा वो काफी गहरा होगा। फिलहाल उसकी संभावना काफी कम है, लेकिन फिर भी अलर्ट रहने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स जिस तरह से काफी उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, थोड़ा सा सावधान जरूर रहना चाहिए। लेकिन अगर एक डायरेक्शनल कॉल लेना ही हो तो ज्यादा संभावना है आज बाजार के ऊपर जाने की तरफ है, ठीक जैसा हमने कल का वैसी। लेकिन फिर भी एशियाई बाजारों को सेटल होने दे भारतीय बाजार खुलने तक, और उसके बाद जैसा ट्रेंड दिखे उसके साथ रहें, बजाय इसके कि आप ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करें।
ट्रेंड के साथ रहने में आज समझदारी होगी। चलिए, छोटे मझोले सेक्टर्स पर ही आपकी नजर होनी चाहिए। इंडेक्स तो बिल्कुल सुस्ती भरे संकेत दे रहा है, 2 दिन से लगातार 7,800 के ऊपर नहीं जा पाया है, क्लोज नहीं दे पाया है ये मार्केट। लेकिन किरण और गौरांग हमारे साथ दोनों ही जुड़े हुए हैं, हमारे एक्सपर्ट। किरण, ये बताइए आप कैसे अप्रोच करेंगे आज भारतीय बाजारों को? आपको भी क्या लगता है कि एक दायरे में रहेगा सेंसेक्स, निफ्टी और स्मॉल कैप मिड कैप में एक्शन देखने को मिलेगा आज? हेमंत जी, मॉर्निंग। अगर निफ्टी की बारे में बात करें तो परसों जो जिस तरीके का फॉल आया और कल का जो कंसोलिडेशन देखा, तो मेरे ख्याल से आज भी सवेरे कंसोलिडेशन या थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाई देना चाहिए, पर इस अप ट्रेंड में बिकवाली करने के लिए सलाह होगी। 7820 एक एम लेवल है, 7820 से लेके 7840 एक एम लेवल्स है जहां पे आपको बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई देगा। जितने नजदीक हम 7840 के जाएंगे उतने अच्छा रहेगा शॉर्ट पोजीशंस बनाने के लिए। मैं समझता हूं कि सेकंड हाफ में आपको बिकवाली देखने को मिल जानी चाहिए, और अगर 7840 के करीब आप शॉर्ट करते हो तो 7870 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और अगले आज या कल तक आपको 7725 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। तो मेरा थोड़ा सा रुझान नेगेटिव है, बेरिश है। चलिए, तो थोड़ा सा रुझान किरण का नेगेटिव साइड पर उन्हें लगता है पहले 7,725 की तरफ बाजार आ सकता है, वहां पर आप अपनी मंदी की पोजीशन पर प्रॉफिट बुक कर लें। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का है 7,870 के आसपास। लेकिन गौरांग, क्या खरीदने का मौका है इस बाजार में, या फिर आप इंतजार करेंगे लोअर लेवल्स का? सुप्रभात अनिल जी, मेरे ख्याल से इंतहा हो जाएगी इंतजार करेंगे तो। और जिस प्रकार से थोड़ा बहुत सुस्त बाजार है और दायरे में है, हाँ बिल्कुल ये बात सही है कि 100 से 150 पॉइंट का दायरा हो सकता है। निफ्टी स्पॉट की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर 7,740, 7,780 ये दो नीचे के स्तर में मान करके चल रहा हूं, और ऊपर की तरफ 7,830, 7,880, 85 के आसपास। बहुत जल्द यहां से आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक लगातार कई दिनों से हम ये दायरे में घूम रहे हैं। नतीजे बहुत जल्द अगले हफ्ते से आना शुरू हो जाएंगे, और मैं मानता हूं कि जो पिटे हुए स्टॉक है, खास करके ऑटो सेक्टर में अगर आप माने तो टाटा मोटर्स है, एफएमसीजी क्षेत्र से हमने ज्योति लैबोरेटरीज को चुना है, सीमेंट हमें काफी अच्छा लगता है, अल्ट्राटेक काफी लंबे समय से हमारी पसंदगी रही है, और हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस करेक्शन के बाद एक मौका बिल्कुल है लंबी अवधि के नजरिए से लोगों को निवेश करने के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे मौके इस समय है मार्केट्स में, यहां पर नजर रखनी चाहिए। कुछ ही देर में पूछेंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं जिस पर काफी बुलिश हैं हमारे एक्सपर्ट गौरांग। लेकिन अनिल, एफआईआई से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं आपको? आप देखिए, बिकवाली तो अभी भी हो रही है, थोड़ी कम हुई है, लेकिन वो सिलसिला अभी भी बरकरार है। 352 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है कल के सत्र में कैश मार्केट में। अच्छे नहीं है संकेत, क्योंकि कैश मार्केट की बिकवाली आप करें, उसके साथ में आप देखिए स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे हैं, तो नेट क्या हो रहा है, स्टॉक्स के लिहाज से वो बिकवाली कर रहे हैं। तो स्टॉक्स में तो डायरेक्शन क्लियर है कि उन्हें प्रॉफिट बुकिंग करनी है, बिकवाली करनी है। अब इंडेक्स में क्या हो रहा है वो समझना इंटरेस्टिंग है। इंडेक्स में कल आप देखिए स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स में 34 करोड़ की खरीदारी हुई है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इन लेवल्स पर एफआईआई की बिकवाली का दबाव नहीं है, चुनिंदा खरीदारी हो रही है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो एफआईआई ने इंडेक्स में बिकवाली नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बुलिश हो गए, और वो इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए, अब आइए ऑप्शंस में, इंडेक्स ऑप्शंस में 1164 करोड़ की खरीदारी की है। ये लगातार तीसरा चौथा ट्रेडिंग सेशन है, यानी कि हमने जब सीरीज की शुरुआत की तब से आप देखिए हर रोज आपको ऑप्शंस में बड़ी खरीदारी का आंकड़ा आता है। अब ऑप्शंस की बड़ी खरीदारी का आंकड़ा देख के हमें लगता है कि एफआईआई खरीदारी करने, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनकी जो खरीदारी हो रही है वो पुट ऑप्शंस में हो रही है, और पुट ऑप्शन आप कब खरीदते हैं? जब आपको लगता है कि मंदी हो सकती है, नीचे जा सकता है, मुझे मेरे पोर्टफोलियो को मंदी से बचाना है, तो मैं पुट ऑप्शन खरीदूंगा निफ्टी के जाकर। तो जो खरीदारी हो रही है वो हेजिंग के लिहाज से हो रही है, और एफआईआई साथ में कॉल ऑप्शंस बेच भी रहे हैं। कॉल ऑप्शन बेचने का मतलब भी मंदी का होता है। तो वायदा कारोबार के डेटा नेगेटिव साइड पे, और इन डेटा को देखकर समझ में आ रहा है कि कल क्यों 7,800 के ऊपर बाजार टिक नहीं पा रहा था। यानी कि एफआईआई का रुझान थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का अब भी है, और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जब तक ग्लोबल मार्केट स्टेबल नहीं होंगे एफआईआई हिंदुस्तान में खरीदारी नहीं करेंगे। तो अगर आपको एफआईआई के डेटा में बदलाव देखना है, अब राहत की बात यही है
कि डेटा छोटे हैं, बहुत बड़े बिकवाली के नहीं है, इसलिए हम ज्यादा टूट नहीं रहे। तो एफआईज का रुझान तभी बदलेगा जब ग्लोबल मार्केट्स आपको स्टेबल होते हुए दिखे और तेजी के मूड में आते हुए दिखे। तो ग्लोबल मार्केट्स के साथ कंप्लीट लिंकेज के साथ ये डेटा को आपको देखना चाहिए। बिल्कुल अनिल, ये तो बात हुई एफआई की। अनिल से हम पूछेंगे एफएनओ से क्या किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन वरांग आप कह रहे थे गिरावट में लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करनी चाहिए। कई ऐसे शेयर हैं निफ्टी के, सेंसेक्स के, जो 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। कहां पर आप खरीदारी करने के मौके ढूंढ रहे हैं इस समय? हेमंत, एक मोटे तौर पर अगर आप हमें पूछे तो ये जरूरी नहीं है कि 52 हफ्ता का लो बना है या फिर निचले स्तर पर है या मोटे तौर पर करेक्शन हुआ है इसलिए आप जाकर के खरीदी करें। आपको क्षेत्र को भी ध्यान में रखना चाहिए जहां पर आप पसंदगी कर रहे हैं, और ऐसे क्षेत्र चुने जहां पर आपको लग रहा है कि आमदनी के आधार पर तिमाही नतीजे जो बहुत जल्द आएंगे, और ये जो अभी अनिल जी बात कर रहे थे विदेशी संस्थागत निवेशकों की, ये जब आएंगे बाजार में आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में, तो इनका कहां पर ध्यान रहेगा खरीदारी का। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि आईटी, फार्मा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ऑटो एंसिलरी, यूटिलिटी स्टॉक्स लाइक सीमेंट, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और चुनिंदा एफएमसीजी स्टॉक्स, ये मोटे तौर पर हमारी पसंदगी रहेगी। और जो करेक्शन हमने अभी देखा, अगर आप दिग्गज की बात कर रहे हैं तो टाटा मोटर्स, जैसे मैं जिक्र करा था, शेयर्स और डीवीआर दोनों ही हमें पसंद है। और ये चाइना का जो तांडव लेकर के हम पीट देते हैं टाटा मोटर के स्टॉक को, ये पिछले साल भी हमने देखा था चाइना में महज 1-1.5 महीने में 30% की गिरावट आई, और ये ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है 10% का डाउनसाइड टिक का प्रॉफिटेबिलिटी पे। लेकिन एक मात्र देश नहीं है दुनिया भर में जहां पर टाटा मोटर्स अपनी जागवार लैंड रोवर बेचता है, बाकी अन्य देश भी है जहां से जो आंकड़े हाल ही में आए यूएस के बिक्री के जेएलआर के, वो काफी सकारात्मक थे। तो मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स के शेयर डीवीआर में खरीदारी करनी चाहिए। अल्ट्राटेक एक दूसरा दिग्गज सीमेंट कंपनियों में से, जहां पर मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कंजम्पशन थीम आगे जाकर के बढ़ेगी, सरकार खर्च करना शुरू कर दी नेशनल लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर, काफी सारे बयान हमने सुने, तो कंजम्पशन एक ऊपर जा सकता है, वहां पर अल्ट्राटेक हमें पसंद है। और एक मझौली कंपनी अगर आप कहना चाहे तो एफएमसीजी क्षेत्र से ज्योति लैबोरेटरीज है। इस स्टॉक ने हाल ही में करीबन 325-30 के आसपास स्तर देखा था, करेक्ट हुआ है, 300 के आसपास एक बेहतरीन मौका है। चलिए, तो टाटा मोटर, उसका डीवीआर, अल्ट्राटेक, ज्योति लैब्स, ये वो ऐसे फंडामेंटली बेहतरीन शेयर हैं जो गिरावट में आपको खरीदारी करने की सोचना चाहिए। लेकिन एफएनओ का डेटा काफी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है, खासतौर पर ऑप्शन साइड का जो डेटा बना है। क्या लगता है कि 7,750 वाले जो लेवल्स जिसका डर हमेशा बाजार को रहता है, वो आ जाएंगे? 7,700 एक सपोर्ट के तौर पर आ रहा है, बड़े सपोर्ट के तौर पर आ रहा है। और वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, 2 सेशन में, कल और परसों के सेशन में 7,700 के लेवल पर कितना 13 और 8 21 लाख शेयरों का इजाफा हुआ है पुट ऑप्शन में। इसका मतलब ये कहीं कहीं बाजार में जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो ये मानकर चल रहे हैं कि 7,700 के नीचे की ज्यादा रिस्क है नहीं, और उस लिहाज से वो पुट ऑप्शन बेच रहे हैं, थोड़ी तेजी की पोजीशन बना रहे हैं। तो इमीडिएटली सपोर्ट जो वायदा कारोबार में दिख रहा है 7,700 का। अब जो मैं रेंज कह रहा था शुरुआत में कि 7,900 ऊपर की रेंज दिख रही है, वो इसलिए कि 7,900 के लेवल पर भी देखिए कल 7 लाख शेयर जुड़े, परसों 6 लाख शेयर, तो 13 लाख शेयरों का इजाफा वहां है। तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि उस रेंज को ऊपर की तरफ मान रहे हैं। और चूंकि दोनों ही लेवल पर 7,700 के पुट और 7,900 के कॉल में बराबर एडिशन कल हुआ है, तो ट्रेडर्स ने मान लिया ये 200 पॉइंट की रेंज है। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि आज के लिए सबसे अहम लेवल है 7,800 का। उसके ऊपर आप तेजी के मूड में रहें, उसके नीचे मंदी के मूड में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है 7,800 में देखिए कल भले ही 4 लाख शेयर जुड़े हैं, लेकिन परसों जिस तरह से 10 लाख शेयरों का इजाफा हुआ है, यानी कि 14 लाख शेयर की कॉल्स वहां पर बेची गई है, वहां पर 14 लाख शेयरों की मंदी की पोजीशन है। अब 7,800 के ऊपर जाएगा तो ये मंदी की पोजीशन कटने के लिए आएगी। तो जब तक 7,800 को डिसिसिवली आप पार न करें, उसके ऊपर टिक न जाए, तब तक आप तेजी के बारे में सोच भी नहीं सकते। भले यहां से 20-25 पॉइंट निफ्टी बढ़ भी जाए, लेकिन 7,800 के ऊपर टिकना, काफी वक्त बिताना बहुत जरूरी है। तो ही मंदी करने वाले ट्रेडर्स अपनी शॉर्ट पोजीशन को काटेंगे, फिर बाजार आपको 7,850, 7,900 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों में ही ट्रेडर्स ने थोड़ी थोड़ी शॉर्ट पोजीशन बनाई है, मंदी की पोजीशन बनाई है। पुट कॉल रेशियो में कोई खास बदलाव नहीं है। वायदा कारोबार में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 7,500 पर और 8,200 पर बना हुआ है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो ऐसे में आपको 3 ही लेवल ध्यान में रखना है। 7,800 डिसिसिव पॉइंट है, 7,900 ऊपर की रेंज हो गई, 7,700 नीचे की रेंज, और ऐसे आपको बाजार को ट्रेड करना है। राइट, चलिए लेते हैं अब 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय। कहां पर हैं आज निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स।
rakeshbansal.com के राकेश बंसल का मानना है कि यहाँ पर आपको आज खरीदारी करके चलना चाहिए। 7,845 तक की टारगेट के साथ अप्रोच करें। 7740 का स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। वहीं सिमी भौमिक कह रही कि बिकवाली करने में समझदारी है। 7,835 कल के हाई के आसपास वो लगाना चाहती है स्टॉप लॉस, और नीचे की तरफ 7,745, 7,730 उनका लक्ष्य है मंदी की तरफ। रोनाल्ड डायमा फर्स्ट स्टेप कैपिटल के उनको लगता है बिकवाली करनी चाहिए। 7840 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट दे रहे हैं वो 7710 का। बिकवाली की राय पुनीत किन्रा की भी है, बोनांजा पोर्टफोलियो के एक्सपर्ट, और वो कह रहे हैं कि 7,865 पर स्टॉप लॉस लगाकर आप शॉर्ट करें निफ्टी को। 7,725, 7,700 जो मेरे नीचे के लक्ष्य वही पुनीत ने भी सुझाए हैं। और रजत बोस भी बेरिश हैं। rajatbose.com के उनको लगता है कि बेचकर चलें 7,800 के आसपास, टारगेट 7750 और उसके बाद 7730 के भी देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 7830 के। तो अनिल, ज्यादातर लोग बिकवाली की बात कर रहे हैं, 5 में से 4 एक्सपर्ट बेरिश। बिल्कुल, और इन 5 एक्सपर्ट की राय के मुताबिक आप रेंज देखें तो नीचे से सपोर्ट दिख रहा है, वो दिख रहा है 7,700 से लेकर 7,725 की रेंज में। ये 25 पॉइंट की रेंज सपोर्ट है। ऊपरी स्तरों पर पहला लेवल होगा 7,835 का, जो कल के हाई के आसपास का है, और उसके पार निकले तो 7,880 के आसपास। ये 2 लेवल आप नजर में रखें तेजी के लिहाज से। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और बेहतरीन ट्रेडिंग पिक्स लेंगे हम। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, हमें किरण जाधव की ट्रेडिंग पिक्स लेनी है, और साथ ही आपको बताएंगे वो 5 दमदार शेयर जहां पर आज भरपूर एक्शन रहने वाला है, और आपके लिए वहां कमाई का मौका भी होगा इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज का 5 का पंच कौन सा है। जी हाँ, कौन से वो 5 सेक्टर्स हैं स्टॉक में जहां पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। गोकुलदास एक्सपोर्ट, ये है स्टॉक जहां पर एसेट्स बेचने को बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। बेंगलुरु, हैदराबाद, मैसूर में इनके जो प्लांट्स हैं, जो एसेट्स हैं, उन्हें बेचा जाएगा। बालाजी फैशन, ग्लोबल गारमेंट्स यूनिट को भी ये बेचने की तैयारी में। मैसूर में 2 यूनिट्स हैं, हैदराबाद में 1 प्लांट है जिसे ये कंपनी बेच सकती है। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी कंपनियों के ऊपर भी नजर होनी चाहिए। देखिए, चाइना से ऑटो पार्ट्स डंप हो रहे हैं भारत में, और अब इसकी जांच शुरू हो गई है, और जांच के बाद सरकार एक फैसला लेगी और बड़ी एंटी डंपिंग ड्यूटी आ सकती है। इस तरह की खबरें हैं। काफी सारी कंपनियां हैं ऑटो एंसिलरी की इस देश में। रिको ऑटो, सुब्रोस, गैब्रियल, तालब्रोस, लंबी लिस्ट है उन ऑटो एंसिलरी कंपनियों की जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। तो ये सेक्टर है जो आज फोकस में रहने वाला है। कुछ दिनों पहले टाइल्स में भी हमने देखा था, जब निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि एक एंटी डंपिंग ड्यूटी जल्द आ सकती है, तो एक रैली देखने को मिलती। ठीक उसी तरह आज इन स्टॉक में भी एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। पीरामल एंटरप्राइजेज, इस स्टॉक पर नजर रखिए। 500 करोड़ की सिक्योर्ड डिबेंचर्स जारी करने की योजना कंपनी ने बनाई है। कैश रिच कंपनी है, लेकिन डिबेंचर्स के जरिए पैसा जुटा रही है। शुगर कंपनियों के ऊपर भी नजर रखिए। देखिए, 2 खबरें हैं यहाँ पर शुगर कंपनियों से रिलेटेड। एक तो बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट आज होने वाली है, जिसमें एक बेटर प्राइसिंग पैरिटी निकल कर आ सकता है, और अगर वो आता है और चीनी कंपनियों को कुछ राहत मिलती है, इनको कम पैसा गन्ना किसानों को देना पड़ता है, या फिर किसी तरह का फेरबदल करती हैं ये कंपनियां, तो एक बड़ी राहत हो सकती है चीनी कंपनियों के लिए, उत्तर प्रदेश की खासतौर पर। और दूसरी खबर पूरे सेक्टर के लिए जो अच्छी है वो है कि 15% की जो चीनी के दाम हैं घरेलू मार्केट्स में 1 महीने में वो बढ़े हैं, तो इनके पास इन्वेंट्रीज हैं, तो उसका फायदा भी इनको मिलेगा। लेकिन ज्यादा अच्छी रैली अगर आप जाने तो आज उत्तर प्रदेश की चीनी कंपनियां दिखा सकती हैं। बजाज, हिंदुस्तान, बलरामपुर, धामपुर, ये वो कंपनियां हैं जो आज आपके रडार पर जरूर होनी चाहिए। हेक्सावेयर, ये होगा अगला स्टॉक एक्शन में, और यहां पर कल 6% की मजबूती के बाद जो खबरें आज आती दिख रही वो और भी पॉजिटिव है। बेरिंग्स एशिया इस कंपनी में 71% हिस्सा बेच सकता है। 8,000 करोड़ के आसपास का इसका वैल्यूएशन किया जा रहा है। बता दूं, इस वक्त जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,500 करोड़ के आसपास का, तो यानी कि मौजूदा भाव से थोड़ी और प्रीमियम पर हिस्सा बिक सकता है हेक्सावेयर का। तो ये सारे स्टॉक्स रहेंगे एक्शन में, और राय ली जाए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। गौरांग शाह भी हमारे साथ हैं, और साथ ही किरण जाधव भी। इन शेयरों पर राय ली जाए। सबसे पहले गौरांग ऑटो एंसिलरी शेयरों पर राय ली जाए। एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात अब इस सेक्टर के लिए भी की जा रही है, और इस सेक्टर के स्टॉक्स में देख रहा था वैल्यूएशंस के लिहाज से बड़े आकर्षक हैं, और हम जैकपॉट की सीरीज करते हैं। काफी स्टॉक्स जैकपॉट के मायनों में ऑटो एंसिलरी वाले क्वालिफाई करते हैं।
ये बताएं कि अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी सरकार सीरियसली सोचती है, चीन से जो सस्ता आयात हो रहा है, क्या ये शेयर भाग सकते हैं? यदि हाँ, तो आपको कौन से शेयर पसंद है? अनिल जी, मुझे तो लग रहा है चाइना अपने मन में आएगा वो डंप करेगा विश्व भर में, जिस तरीके के हालात है और जिस प्रकार से वहां पर एक्सेस है और कंजम्पशन बिल्कुल नहीं है। ताज्जुब नहीं होगा कि सरकार कदम बिल्कुल यहां पर उठाएगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की भी बात होगी। जिस तरीके से हमने टाइल्स में देखा, अभी जिस हेमंत जिक्र कर रहे थे, उसके पहले धातु क्षेत्र को लेकर के काफी कुछ असमंजस परिस्थिति थी। हमारी कवरेज अनिल जी मदरसन सुमी और भारत फोर्ज पर है, और ये महज इस लिहाज से नहीं है कि ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने से यहां पर आपको बहुत तीव्र गति से या फिर एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक मिलेगा, लेकिन मैं अगर प्राइस टू वैल्यू देखूं और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखूं और जिस तरीके से आने वाली अर्निंग विजिबिलिटी को ध्यान में रखूं और जो करेक्शन हो चुका है, क्योंकि हमने देखा है ये दोनों ही यूरोप को लेकर के कुछ एक यूएस में चैसी बिजनेस ट्रक्स की लेकर के भारत फोर्ज में हमने नीचे के तरफ के दायरे देखे थे, और भारत फोर्ज एक महज ऑटो एंसिलरी कंपनी, ऑटो एंसिलरी बनाने वाली कंपनी नहीं, वो डिफेंस में भी जा रही है, और वहां पर बहुत ही ठोस कदम मैनेजमेंट ने उठाया और काफी भरोसेमंद बयान भी दिए हैं मैनेजमेंट ने। तो ये दोनों कंपनी हमें पसंद है, और मुझे लग रहा है कि सिर्फ इस खबर के आधार पर नहीं, अगर किसी को लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में निवेशित रखना है इन स्टॉक्स को, तो हमारी कवायद होगी कि दोनों स्टॉक्स आपको कंजर्वेटिव साइड में 15-20% का इजाफा सालाना बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए, एक साल में 15-20% के रिटर्न के लिए मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, ये दो ऐसे क्वालिटी मिड कैप्स हैं जिनको आज सलाह दे रहे हैं खरीदारी करने की हमारे एक्सपर्ट। लेंगे ब्रेक के बाद कई और ऐसे सेक्टर्स हैं जो फोकस में रहेंगे। चीनी सेक्टर में आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, यहां पर हेक्सावेयर के शेयर को आज कैसे ट्रेड करें, कल 6% की जबरदस्त रैली के बाद जो खबर आई है, इन सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हम बात कर रहे हैं उन स्टॉक्स की जो आज खुलते ही एक्शन में दिखाएंगे, क्योंकि यहां पर खबरें हैं, और हेक्सावेयर एक ऐसा ही स्टॉक है जिस पर नजर है। बेरिंग प्राइवेट इक्विटी ने 3 साल पहले इस कंपनी में 70% हिस्सेदारी खरीदी थी, और आज न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ये हिस्सेदारी वो बेच सकते हैं। कई कंपनियों के नाम भी उन्होंने रिपोर्ट किए हैं, लेकिन कल आप देखिए डेज हाई पर जाकर समाप्ति हुई इस शेयर में 6% की मजबूती के बाद ये शेयर समाप्त हुआ है। किरण, चार्ट्स देखकर बताइए कैसा लगता है, ये काउंटर सेल-ऑन न्यूज है या फिर और एक रैली देखने को मिल सकती है यहां से? हेमंत जी, मुझे लगता है कि चार्ट के हिसाब से मुझे लगता है कि हेक्सावेयर अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन कर चुका है, और ये बेस करीबन 132 से लेके 135 तक का है, और इस बेस में अच्छा सपोर्ट लेने के बाद ये स्टॉक ऊपर जाने की संकेत दे रहा है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है, जो हर ट्रेडर इन्वेस्टर का देखना चाहिए, वो है 267 का। अगर ये 267 का लेवल निकल जाता है तो एक बहुत बड़ी मूव आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि मोमेंटम के तौर पे देखना चाहिए। 287 से लेके 300 तक के टारगेट्स आप इस स्टॉक में देख सकते हैं। ओके, तो ये राय है हेक्सावेयर के काउंटर पर। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे हम कुछ और स्टॉक्स पर राय लेंगे, कुछ और सेक्टर्स पर राय लेंगे। खास तौर से शुगर होगा फोकस में। जबरदस्त तेजी का माहौल शुगर शेयरों में बना हुआ है, और तेजी बढ़ने के पूरे आसार है। क्या वजह है, क्यों तेजी होगी, कितनी तेजी होगी, और किन शेयरों में होगी, और अब कहां आपके लिए खरीदारी के मौके हैं, इन सब पर करेंगे बातचीत इस ब्रेक के बाद। एक्शन रहेगा आज भरपूर, कई सारे छोटे छोटे सेक्टर्स में, और उन्हीं पर राय ली जाए। किरण यादव और गौरांग शाह हमारे साथ हैं। किरण, आप चार्ट्स निकाल कर रखिए, खासतौर से बलरामपुर, बजाज, यूपी की जो शुगर मिल्स हैं इनके। तब तक मैं एक फंडामेंटल राय ले लूं यहां पर गौरांग से। गौरांग, पहली बात तो ये कि शुगर के दाम बढ़ रहे हैं, 31-32 रुपए आ गए, जो 24-25 रुपए चल रहे थे। भाव और बढ़ने की उम्मीद बता रहे हैं लोग, कह रहे हैं ब्राजील में भी अब जबरदस्त कंपटीशन ये शुगर कंपनियां दे रही। लेकिन एक बड़ी खबर जिसका इंतजार है, आजकल में कभी भी हो सकती है, उत्तर प्रदेश में जो नई शुगर कैन पॉलिसी आने वाली है, जिसमें काफी कुछ बदलाव होंगे, और लग रहा है शुगर कंपनियों को बड़ा फायदा होने वाला है, ये बाजार मानकर चल रहा है। ये बताइए, क्या शुगर शेयरों की यही तेजी, यही शानदार मोमेंटम बरकरार रहेगा? अब भी खरीदारी करनी चाहिए क्या? अनिल जी,
पूरे क्षेत्र पर मैं टिप्पणी दूंगा। शेयर पर हमारी कवरेज नहीं है, तो मेरे ख्याल से जायज नहीं होगा अगर मैं किसी शेयर पर बात करूं। हाँ, ये बात बिल्कुल है कि पूरे विश्व भर में अगर आप चीनी की उत्पादन देखें तो ब्राजील, भारत और मेरे ख्याल से इंडोनेशिया और थाईलैंड कुछ हद तक जो उत्पादन है उसमें काफी किल्लत, खपत बड़े तौर पर ज्यादा है। और जिस तरीके से हमारे यहाँ पर भी जो गन्ने के उत्पादन को लेकर के जो कमियां पाई गई है उसको लेकर के हमारे यहाँ पर भी जाहिर है चीनी की किल्लत आने वाले समय में दिखाई देगी। और उसी वजह से हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी डॉलर टर्म्स में चीनी के दाम ऊपर गए हैं। अब उसकी बदौलत हम अच्छा खासा इजाफा पूरे क्षेत्र में देखा, जो कि दूसरे तरफ अगर आप देखने जाए तो पिछले 2, 3, 4 साल से बहुत ही सुस्त और ठंडा पड़ा था और नतीजे भी काफी नकारात्मक। अब दूसरे पहलू पर आइए आप, गन्ना जो कि बहुत जरूरत होता है चीनी के उत्पादन के लिए, और वहां पर जो दाम गन्ने के तय करती है सरकार या फिर राज्य सरकार या फिर जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, तो एक तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट इनपुट यानी कि गन्ने के दाम ऊपर हैं और चीनी के जो रिफाइंड शुगर उत्पादन होती है गन्ने से उसके दाम कुछ हद तक कंट्रोल किए जाते हैं, सीमित रखे जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप एक चीज ध्यान में रख करके चले, अगर आप चीनी क्षेत्र में निवेश करते हैं कि यहां पर सरकार की तरफ से दिक्कत आ सकती है और आने वाले समय में अगर किल्लत हुई तो एक्सपोर्ट मेरे ख्याल से कितना कर सकती है चीनी कंपनियां और क्या दाम इनको मिलेंगे, इस पर एक सवालिया निशान लग सकता है। लेकिन अनिल, आगे सबकी नजर होगी और सब लोग जानना चाहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में एसएपी यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस के हिसाब से चीनी गन्ना किसानों को से गन्ना खरीदा जाता है जो कि करीब 280 रुपए है, और पूरे बाकी के देश में एफआरपी यानी फेयर एंड रेम्यूनरेशन प्राइस जो है वो 230 है और इन दोनों का डिफरेंस है 50 रुपए। पिछले साल हमने देखा था 30 रुपए प्रति क्विंटल की एक सब्सिडी उत्तर प्रदेश की सरकार ने दी थी। इस बार वो कितनी सब्सिडी देते हैं, क्या 30 से ज्यादा होती है, 30 से कम होती है? और ये फॉर्मूला अगर एसएपी खत्म हो जाए तो बाजार तो काफी पॉजिटिव मानेगा उसको, और चर्चा यही चल रही है कि ये जो मामला है एसएपी वाला खत्म हो जाए। अगर ये होता है तो एक रनअवे रैली इस सेक्टर में देखने को मिल सकती है। मैंने स्टॉक 2020 की टीम में आज इसलिए करीब 4-5 शुगर कंपनियां जी हाँ टीम इसी से उतारी थी। जो 50 रुपए का फर्क है, अगर 40 रुपए के आसपास की भी सब्सिडी हो और 10 रुपए के आसपास के टैक्सेस वैक्सेस मिलाकर देखें तो मोटा मोटी ये संभावना बन रही है कि अकेला राज्य ऐसा क्यों जो अलग दो प्राइस रखे, और वो अगर हट गया हेमंत तो शुगर कंपनी के लिए यहाँ बड़ी तेजी बन सकती है। तो यही पूछ लिया जाए, बजाज, बलरामपुर, ये शुगर कंपनियां चार्ट पर खरीदारी का मौका दे रही क्या, बताएं किरण? अनिल जी, ये तीन जो आपने गिनवाया है, बजाज हिंदुस्तान, धामपुर और बलरामपुर, ये तीनों स्टॉक में से मुझे सबसे पसंदीदा है चार्ट के हिसाब से वो है धामपुर शुगर। इसके 2-3 कारण है। एक तो एक वर्टिकल रैली लेटेस्ट देखी गई थी करीबन 30 रुपए से लेके 70-71 लेवल्स तक, या पिछले 3 महीने में देखी गई, और ये इसके बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। जो कुछ करेक्शन आया है वो फर्स्ट लेवल के करेक्शन भी नहीं हुआ, तो ये एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है चार्ट्स के हिसाब से। अगर लंबे पैमाने के चार्ट देखते हैं तो करीबन 2010 से देखा जाए तो हम लोअर टॉप लोअर बॉटम कर रहे थे, और हर टॉप को अगर हम ट्रेंड लाइन से ज्वाइन करते हैं तो उसका ब्रेकआउट वैल्यू करीबन 60 रुपए का आता है। जो करेक्शन आया था वो 60 रुपए तक ही आया था जब हम 71 को टेस्ट करके वापस नीचे आए थे करीबन दिसंबर महीने में। तो इन ऑल चार्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। अगला जो करंट लेवल से 8250, 83 थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है, पर ये अगर एक बार निकल जाए तो एक बहुत बड़ी अपसाइड खुल जाएगी चार्ट के लिए, और मेरे ख्याल से अगले एक साल में ये स्टॉक 158 से लेकर 160 तक टारगेट्स इजीली दिखा दे सकता है। तो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, क्योंकि एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन भी हुआ है। तो मेरे ख्याल से धामपुर शुगर पिक नंबर 1 रहेगा। दूसरा चार्ट अगर बलरामपुर चीनी का देखते हैं, बलरामपुर चीनी का चार्ट भी अच्छा है, जहां पे बेस बिल्डिंग अच्छी हुई है, और इसके लिए जो रेजिस्टेंस जो इंपॉर्टेंट है वो करीबन 87 से 90 तक है। उसके ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है तो बहुत स्ट्रांग मूव आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि शुगर सेक्टर में ये भी एक आउट परफॉर्मर के तौर पे खरा उतरेगा, और करीबन 150 के टारगेट्स इस स्टॉक में होंगे। बजाज हिंदुस्तान रिलेटिवली वीक है, पर ये ओवरऑल जब शुगर स्टॉक्स परफॉर्म करते नजर आएंगे तो ये भी स्टॉक परफॉर्मेंस देता नजर आएगा, और इसके लिए मेरे टारगेट थोड़े छोटे हैं, करीबन 60 रुपए के टारगेट्स रहेंगे। पर ये स्टॉक इस स्टॉक को जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 22 रुपए 50 पैसे का, वो क्रॉस करना बहुत अहम होगा।
ऑलराइट, चलिए तो मोटा मोटी चीनी कंपनियों पर नजर रखिए। एक शेयर अगर आपको चुनना हो तो धामपुर हो सकता है, जहां एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। बाकी चीनी कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकती हैं, लेकिन खराब प्रदर्शन इस समय दिखा रहा है एशियाई बाजार। आइए एक बार उसका जायजा लेते हैं, देखते हैं किस तरह से ट्रेड कर रहा है। करीब आधे घंटे पहले जब हमने इस शो की शुरुआत करी थी, तब हमने देखा था एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान में था, 20 अंक ऊपर था, और अब आप देखिए 20 अंक नीचे एसजीएक्स निफ्टी। और एशियाई बाजारों का भी अगर आप नजर डालें तो आप पाएंगे कि थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। शंघाई के मार्केट्स को छोड़ दीजिए, बाकी आप एशियाई बाजार देखिए किस तरह से दबाव दिखा रहे हैं। जापान का मार्केट जिस पर सुबह से ही नजर थी, अब आप देखिए 1.25% नीचे। हांगकांग 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। और हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स, इवन किरण भी कह रहे थे कि थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। एफएनओ पर राय लेते हैं। अब हमारे साथ सुमित बगड़िया भी जुड़ चुके हैं। हाय सुमित, गुड मॉर्निंग। बताइए, आपको भी लग रहा है कि आज दबाव देखने को मिलेगा भारतीय बाजारों में और शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए, या फिर गिरावट में खरीदारी करने की राय है? हाय हेमंत, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेल हेमंत, मार्केट्स में संकेत नेगेटिव के मिल रहे हैं, और जो हिसाब से परसों से हमको एक नए साल की शुरुआत होते जिस हिसाब से ब्रेकडाउन देखने को मिला है, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि फिलहाल एक बार एक वीकनेस ही देखने को मिलेगी। इमीडिएटली जो डेरिवेटिव डेटा दिखा रहा है वो भी 7,700 और 7,900 की रेंज दिखा रहा है, यानी इस 200 पॉइंट की रेंज में इमीडिएटली हमको देखने को मिल सकता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल हो गया 7,700, और 7,700 ब्रेक करा तो 7,500। अगर 7,700 ब्रेक कर देता है इस बार, तो फिर ये दिक्कत वाला सीन हो जाएगा। 7,500 के लिए डोर्स ओपन हो जाएंगे, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस बार 7,500 निफ्टी आ जाएगा इमीडिएटली। आज प्योरली फॉर इंट्राडे या फिर एक दिन का जो हमारा व्यू चल रहा है अभी निफ्टी के ऊपर, वो सेल का है। 7880 जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो 7,800 820 के आसपास अगर निफ्टी मिले तो सेल करें, और 7,880 का स्टॉप लॉस, और इंट्राडे के लिए 7,730 से 7,710 के टारगेट होंगे। ओके, तो निफ्टी में यहाँ पर बिकवाली करने की राय, 7,730 वही लक्ष्य जहां पर निफ्टी फिसलेगा। ऐसा लग रहा है कि निफ्टी को करेक्शन जो पूरा करना है वो कहीं न कहीं 7,700 7,730 की रेंज में करेक्शन पूरा करना है, और वहां से आकर अगर निफ्टी घूमे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन बैंक निफ्टी की क्या सिचुएशन है सुमित? क्या बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर दिख रहा है? जी, बैंक निफ्टी ज्यादा वीकनेस दिखा रहा है निफ्टी के कंपेरेटिवली, और बैंकिंग स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा वीकनेस दिखा रहे हैं, स्पेशली पीएसयू बैंक्स। अब जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, इमीडिएटली अगर लेवल्स देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि 16,300 16,200 के आसपास रुक जाना चाहिए। अगर नहीं रुकता है तो जैसे निफ्टी में प्रॉब्लम बताई नीचे के लेवल्स टूटने पे, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। बट फिलहाल एक बार जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट में बता रहा हूं, वहां पे निफ्टी रुकना चाहिए। 16,300 तक के लेवल्स तक हमको बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। 16,550 600 पे सेल रहेगा। स्टॉप लॉस छोटा सा ही है इसके अंदर, 16,700। अगर 16,700 को निकल जाता है तो फिर अच्छा है, ऊपर में फिर तेजी देखने को मिलेगी। मैंने दोनों निफ्टी और इंडेक्स में जो भी स्टॉप लॉस दिए हैं, अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, जो कि मैं चाहूंगा कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए और उसके ऊपर ट्रेड करने लग जाए, तो फिर मुझे कन्विक्शन आ जाएगा कि मंदी नहीं आएगी। जब तक ये लेवल्स ट्रिगर नहीं होंगे अनिल जी, तब तक एक बार नीचे का खतरा है, और ऐसा नीचे का ट्रेंड लग रहा है तब तक। चलिए, तो यहाँ पर सुमित भी काफी बेरिश है इस समय मार्केट में। यहाँ से नीचे के दायरे खुल रहे हैं, और वो भी वही कह रहे हैं कि आप देखिए जो पुराने रीसेंट लोज थे वहां तक मार्केट आसानी से जा सकता है। सुमित से कुछ ही देर में पूछेंगे कि ऑप्शंस में उनकी रणनीति क्या है, एफएनओ में कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर वो बुलिश हैं। लेकिन गौरांग, उससे पहले आपसे जानना चाहता हूँ मेटल क्षेत्र का हाल अब कैसा रहेगा? कल भी आप देखिए यही एक सेक्टर था जो बाजार को आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था, और हर रोज यही खबरें आती हैं और एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि कुछ ना कुछ तो सरकार कर ही देगी। आज नहीं तो कल एक बड़ी एंटी डंपिंग ड्यूटी आएगी, दूसरे जो प्रोडक्ट्स बचे हुए उसके लिए आएगी, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस आएगा। इतनी एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं इस सेक्टर से। टाटा स्टील 5% ऊपर, सेल देखिए क्या रनअप दिखाया। आई तो नहीं है पिछले 12-24 घंटे में ये खबरें अब तक। अब यहां से आज कैसा एक्शन देखने को मिलेगा, और आप क्या व्यू रखते हैं इस सेक्टर पर? हेमंत, सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले डंपिंग ड्यूटी को लेकर के या फिर इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर के, आप जमीनी स्तर पर क्या ये सब करके कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं? सवाल ये आपको पूछना चाहिए। तो वो मुझे नजर नहीं आता है। और जहां तक रहा अंतर्राष्ट्रीय धातु का दाम, धातु क्षेत्र में अलग अलग भिन्न विभिन्न जो धातु है उनके दाम, तो वो करीबन 4 साल 5 साल या 6 साल के निचले स्तर पर है। इन्वेंट्री पाइलअप है जिसकी दिक्कत इनको आएगी। फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के दाम आप स्थिर रहने की तो छोड़िए, ऊपर से नीचे जा रहे हैं क्योंकि खपत नहीं हो रही है। स्थानीय मार्केट में सरकार के तरफ से भी जो स्पेंडिंग होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। प्राइवेट कंजम्पशन तो आप दूर रख दीजिए। और तीसरे नजरिए से अगर आप देखना चाहें तो एक्सपोर्ट मार्केट, जो मुमकिन ही नहीं लग रहा है जिस तरीके से डंपिंग हो रही चाइना से।
और इस सूरत हाल में मुझे लग रहा है नतीजे शायद निराश कर सकते हैं। और जिस प्रकार से हमने कल रैली देखी, मेरे ख्याल से अगर आप मुझे पूछे अगर मेरा निवेश है तो मुझे कितनी लंबी अवधि का नजरिया रखना चाहिए सुधार के लिए, तो वो कम से कम 2-2.5 साल का नजरिया होना चाहिए अगर आप निवेशित हैं तो। और वो भी देखना चाहिए कि किस तरीके से नतीजों पर असर आता है। तो एक खबरों के आधार पर या फिर एक पिटा हुआ क्षेत्र होने के नाते आपको यहाँ पर ऊपर के तरफ के दायरे दिखेंगे। टिकना और उसके ऊपर जाना बहुत बड़ा सवाल या निशान मेरे हिसाब से है। दिसंबर सीरीज में भी क्या रैली दिखाई थी, और अब एक्सपेक्टेशन सारे शिफ्ट होकर जनवरी सीरीज में आ गई हैं। अब जल्दी से आ जाए और ड्यूटी, वरना काफी डिसअपॉइंटमेंट होगी। पोजीशन काफी बड़ी बड़ी बनी हुई है। वैसे ना आए तो भी एक बात अच्छी है कि जब तक ना आए तब तक ये स्टॉक गर्म है। जिस दिन आएंगे पता नहीं सेलोन न्यूज ना हो जाए, तो देखना होगा स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बाद क्या होता है, क्योंकि 200 रुपए में किसी को टाटा स्टील लेना नहीं था, लेकिन 270 में सबको खरीदना है। इंटरेस्टिंग, काफी अच्छी तेजी हुई है टाटा स्टील और बाकी मेटल शेयरों में। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए कुछ बेहतरीन पिक्स। कौन से वो स्टॉक्स है जहां पर आज राय है आपके लिए ट्रेडिंग करने के लिए। आपसे कैश मार्केट के स्टॉक्स में किरण यादव बताएंगे और सुमित बगड़िया अपनी वायदा कारोबार की टॉप ट्रेडिंग पिक्स बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है किरण यादव, गौरांग शाह और साथ ही सुमित बगड़िया भी। चलिए कुछ पिक्स लेते हैं जहां पर ट्रेडिंग की राय हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही है। पहला स्टॉक लेते हैं किरण से। किरण, आपने चुना है कैपिटल फर्स्ट को खरीदारी करने के लिए, आज से बताइए इसके बारे में। कैपिटल फर्स्ट का ट्रेड इनिशिएट करने के लिए स्टॉप लॉस 421 का लगाना चाहिए और टारगेट आज के लिए 447 से लेकर 460 तक हो सकते हैं। कैपिटल फर्स्ट क्यों चुना है? क्योंकि एक अच्छे मूव के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है और कंसोलिडेशन के बाद कल वापस एक बार कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से इधर एक बहुत अच्छा रुझान होना चाहिए। और अगर लंबे चार्ट भी देखते हैं तो करीबन पिछले एक साल से ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। तो और मेरा फाइनेंशियल सेक्टर पे थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू है, तो ये एक स्टॉक आउट परफॉर्मर के तौर पे खड़ा उतरना चाहिए। फर्स्ट यहां पर आप निवेश कर सकते हैं। बेहतरीन कंपनी, अच्छा रनअप ये शेयर दिखाएगा। अडानी पावर, ये वो स्टॉक है जो सुमित ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। सुमित, बताइए किस तरह के टारगेट्स दिखा सकता है ये शेयर आज? देखिए, अडानी पावर के अंदर एक हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और अडानी पावर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव देगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडेक्स, अडानी पावर में हमको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये कल का हाई निकालेगा 34 रुपए 50-60 पैसे का, तो ये स्टॉक के अंदर ऊपर में 38 से 40 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अडानी पावर अगले कुछ दिनों के लिए एक अच्छा बेट रहेगा लॉन्ग करने के लिए। वन शुड इनिशिएट लॉन्ग पोजीशन इन अडानी पावर एट सीएमपी, और अगर 1 रुपए का कोई डिप मिल जाता है तो भी अच्छा रहेगा। प्योर ट्रेडिंग के लिहाज से जो स्टॉप लॉस बैठ रहा है वो है 32 का, यानी स्टॉप लॉस बहुत अच्छा बैठ रहा है। ऊपर में टारगेट्स बैठ रहे हैं 38 से 40 रुपीज के। तो मेरे हिसाब से अडानी पावर को लॉन्ग करना चाहिए। चलिए अडानी पावर को खरीदें। और सुमित की खास बात है कि वो माहौल के हिसाब से स्टॉक्स को चुनते हैं। जिस तरह से मिड कैप शेयरों में बड़ी तेजी हो रही है, आपने अडानी पावर को चुना। दूसरा एक और मिड कैप शेयर चुना है आपने, वो है रिलायंस कैपिटल, जो कल काफी तेजी से भागा था। क्या अब भी खरीदना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल अनिल जी, रिलायंस कैपिटल को भी खरीदना चाहिए। रिलायंस कैपिटल में मुझे ऐसा लग रहा है, इनफैक्ट आर सेक्टर के तीनों चारों स्टॉक में ही एक चाल आ रही है और उसमें एक अच्छा मूव और मिलेगा हमको। एक नो डाउट नीचे के लेवल से बहुत अच्छा मूव देखने को मिल चुका है, बट यह वो जितना मूव हमको देखने को मिला है उतने का उतना मूव मुझे ऐसा लगता है कि अभी प्रेजेंट लेवल से और देखने को मिलेगा। इन शेयरों ने करीब 3-4 साल के बाद चाल स्टार्ट करी है, तो ये इजिली रुकेंगे नहीं। ऊपर में बड़ा टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। स्पेशली रिलायंस कैपिटल का जहां तक सवाल है, 460, 455 लेवल्स या 463 की जो कल की क्लोजिंग है उसके आसपास भी लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 440 का और ऊपर में इमीडिएटली टारगेट्स 490, 500। ये एकदम बहुत छोटे से कंजर्वेटिव ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट दे रहा हूं। बाकी ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक 550 तक भी जाएगा, तो लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं रिलायंस कैप के अंदर। रिलायंस कैपिटल, अडानी पावर अच्छा मूव दिखा रहे हैं। ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तेजी का ध्यान आपको रखना चाहिए। लेकिन सुमित, एशियन पेंट्स ऑप्शंस की रणनीति यहां पर भी है, बताइए क्या करना चाहिए? कल ये स्टॉक भी फोकस में था।
जी बिल्कुल, ये स्टॉक भी फोकस में है और पिछले कई दिनों से हमको ये स्टॉक में कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिली है। नीचे में ये करीब ये स्टॉक 780 से रैली स्टार्ट करी है और अब ये ब्रेक करने के लिए आ गया है। 925-30 का जो इसका लाइफ टाइम हाई लेवल है वो मुझे लगता है इस बार ये स्टॉक ब्रेक कर देगा और हमको एशियन पेंट्स आने वाले दिनों में 4 फिगर्स में देखने को मिलेगा, यानी 1000 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट जहां तक ट्रेड का सवाल है, अब मुझे ऐसा लगता है कि एशियन पेंट्स का 900 का एक कॉल हमको प्रेजेंट लेवल्स पे लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि मुझे इमीडिएटली 25 से 30 रुपए की चाल तो हो सकता है 2-4 दिनों में ही देखने को मिल जाए, ऐसा लगता है एशियन पेंट्स के अंदर। तो इसके अंदर स्टॉप लॉस भी सही बैठ रहा है, 15 रुपए का स्टॉप लॉस बैठेगा और प्रेजेंट लेवल्स पे एशियन पेंट्स को लॉन्ग करें, कॉल को लॉन्ग करें 900 के, और ऊपर में इमीडिएटली टारगेट्स 50 है। और अगर इसमें जो मैं चाल सोच रहा हूं, अगर 1000 रुपए तक की चाल आ जाती है तो ये 25 रुपए वाला जो कॉल है ये करीब 100 से 125 रुपए तक भी हो सकता है एक्सपायरी तक। ओके, तो एशियन पेंट्स में तेजी करने की राय। कुछ देर में मैं आपसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर भी राय लूंगा। सुमित, आप निकाल के रखिएगा HPBP IOC में क्या खरीदारी का मौका है, लेकिन उससे पहले एक और स्पेस है जहां पर राय लेना चाहता हूं गौरांग से, और वो है टेलीकॉम शेयरों की। गौरांग, आज मामले की सुनवाई है अदालत में और जो ट्राई कह रहा है कि 1 जनवरी से इन सारी टेलीकॉम कंपनियों को हर्जाना देना पड़ेगा। जो आपके कॉल ड्रॉप्स इतने होते हैं जिनसे आप परेशान हैं, आपको मुआवजा मिलेगा। कंपनियां इसके खिलाफ कोर्ट में गई हुई है। अब आज फैसला हो जाएगा कि क्या होना है। ये बताइए क्या किया जाए इन शेयरों में। सिर्फ हमारे नहीं, आपके भी कॉल ड्रॉप होते होंगे अनिल जी, और सभी के होते होंगे। सबसे ज्यादा तो आप और हम जब बात करते हैं तभी होते हैं। जितने कनेक्शन उतने पैसे मिलेंगे। मेरे ख्याल से दूरध्वनि कनेक्शन का प्रॉब्लम है। 3 रुपए मिलेंगे। देखिए, एक दिन में 3 कॉल ड्रॉप के ऊपर 1 रुपए मिलेगा, तो जितने कनेक्शन है उतना पैसा कंज्यूमर को। तो इसका मतलब ये चलो अच्छा है, फिर ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, खाली कॉल कीजिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कॉल किया जाए और उसी से कम किया। ये मजाक की बात है, लेकिन हाँ, ऑन ए सीरियस नोट कि क्या टेलीकॉम कंपनियों के लिए मामला भारी पड़ सकता है, और इस बड़े दिन के पहले, बड़े फैसले के पहले क्या किया जाए फिर इन शेयरों में? देखिए अनिल जी, लंबी अवधि के नजरिए पहले तो हमारी कवरेज है भारती एयरटेल और आइडिया सेलुलर पर, और हमने हमारे हालांकि लक्ष्य जो ऊपर की तरफ निर्धारित किए थे उसको थोड़ा बहुत नीचे के स्तर पर ला करके खड़ा किया है। 510 का लक्ष्य था भारती एयरटेल का, जिसको हमने नीचे के स्तर पर 480 का किया है। 230 का लक्ष्य था आइडिया सेलुलर पर, जिसको नीचे ला करके 210 पर खड़ा किया है। और ये जो हर्जाने की बात है कॉल ड्रॉप के मुद्दे को लेकर के, मेरे ख्याल से इसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे कंपनियां, और कैसे मॉनिटरिंग होगी, और कौन वो अथॉरिटी होगी जो आखिरकार ये कहेगी कि हाँ नहीं, ये कॉल ड्रॉप था और ये नहीं था और इसके लिए आपको मुआवजा देना चाहिए और इसके लिए नहीं देना चाहिए। ये आने वाला समय बताएगा, पहली बात। दूसरी बात, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन और जो कंपनीज है और मैनेजमेंट, इन्होंने बयान दिए हैं कि स्पेक्ट्रम की अवेलेबिलिटी को लेकर के वगैरह वगैरह दिक्कत है। इंफ्रास्ट्रक्चर में टावर को खड़े करने की काफी इनको तकलीफें हो रही है, और बहुत ही जल्द एक बड़ा कंपटीशन बाजार में उतरेगा 5 अप्रैल तक, रिलायंस जियो। ये सभी सूरत हाल में मुझे लग रहा है कि आने वाले 2, 3, 4 या 6 महीने तक टेलीकॉम शेयर्स जो बड़े दिग्गज हैं, मिसाल के तौर पर भारती और आइडिया और वोडाफोन लिस्टेड नहीं है, इन पर दबाव रहेगा। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये देखता हूं कि ये स्टॉक बड़े तौर पर ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं, और 300-330 के बीच में नीचे के तरफ अगर आपको एक बेहतरीन मौका मिलता है तो भारती एयरटेल एक बहुत ही अच्छा विकल्प है निवेश करने के लिए। ये नजरिया आपको 1.5-2 साल का रखना पड़ेगा। और आइडिया सेल्युलर जो कि मेरे ख्याल से करीबन 135 से 140 के पास है, वो अगर आपको नीचे के स्तर पर 125-130 के बीच में मिलता है तो आपको निवेश करना चाहिए। ये बात ध्यान में रखें अनिल जी कि ये जो डिजिटल इंडिया है और ऑफकोर्स जो कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, वो आने वाले समय में सुधार होगा, और एक कंसोलिडेशन की शुरुआत हमने ऑलरेडी देख चुके हैं टेलीकॉम क्षेत्र में। आने वाले आगे जाते हुए आने वाले समय में ये कंसोलिडेशन का दौर और गति पकड़ेगा, और जो सक्षम कंपनियां हैं, जिनकी बैलेंस शीट दुरुस्त है, जिनके मैनेजमेंट काफी सक्षम है, एक्सपीरियंस्ड है अपने कारोबार को लेकर के, वो ऐसी कंपनियां होगी जो मेरे ख्याल से ये एक्विजिशन के रूप के माध्यम के द्वारा अपनी जो प्रेजेंस है इस क्षेत्र में बढ़ाएगी। चलिए, तो देखना होगा किस तरह का प्रदर्शन ये स्टॉक्स दिखाते हैं और कोर्ट क्या फैसला लेता है। आपको बता दूं 16 अक्टूबर को TRAI ने ये
अपना ऑर्डर दिया था और तब से अब तक 8 से 10% की गिरावट इन टेलीकॉम कंपनियों में हो चुकी है। अनिल, हाई कोर्ट में फैसला अगर आ भी गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करने की जगह है, तो भारतीय बाजारों में कोर्ट वाला मामला काफी लंबा चलता है, तो देखना होगा किस तरह का रिएक्शन ये स्टॉक्स दिखाते हैं। लेकिन इस समय आप देखिए अपनी स्क्रीन पर टाटा मोटर्स के JLR के नंबर्स आते हुए करीब करीब 29% बिक्री बढ़ी है। कुछ देर पहले हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे गौरांग की टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स का DVR उनको पसंद है, टेक्निकल चार्ट्स पर कैसा लग रहा है, इस सब पर बात करेंगे। किरण गौरांग और सुमित हमारे साथ बने हुए हैं, आप देखते रहिए CNBC आवाज। हमारे एक्सपर्ट से हमारे साथ किरण जाधव, गौरांग शाह और सुमित बगड़िया। स्टॉक्स जो एक्शन में रहने वाले हैं उन पर राय ली जाए हमारे एक्सपर्ट्स की। बायोकॉन, इस स्टॉक में सुमित बताइए क्या मंदी का मौका बन सकता है? आज फिर से दिग्गज FI CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, उनकी बिकवाली की राय है, 423 रुपए का लक्ष्य है, लंबे समय से रखा हुआ है, स्टॉक नीचे ही नहीं आता, अभी भी देखिए 100-110 रुपए ऊपर ही ट्रेड कर रहा है उनके भाव से। ठीक है, आज रिपोर्ट आई है, थोड़ा बाजार रेस्पेक्ट करने के हिसाब से कम और मार्केट भी थोड़ा ढीला है, क्या बेचना चाहिए या फिर नीचे आएगा तो आप खरीदेंगे? अनिल जी, स्टॉक स्ट्रांग दिख रहा है। इनफैक्ट अगर कोई ये छोटी मोटी कोई न्यूज की वजह से या किसी कारणों की वजह से अगर नीचे आता है तो ये खरीदारी का मौका होगा। ये स्टॉक के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, और इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। अब इसके जो फाइनल रेजिस्टेंस बन रहे हैं बायोकॉन के, वो बन रहे हैं 545-550 के आसपास। तो हो सकता है कि ये हाई जो मारे थे वो अप्रैल से लास्ट ईयर जून जुलाई के आसपास इसने हाई मारा था, जुलाई के आसपास 545 का। तो हो सकता है कि एक बार के लिए वो रेजिस्टेंस फेस करके छोटा सा रिट्रेसमेंट दे दे, बट वो रिट्रेसमेंट में बाय करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये 545 का लेवल ब्रेक करेगा आने वाले दिनों में और ऊपर में 600 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप भी अच्छा हो रहा है, तो इसके अंदर तेजी करके चलेंगे तो ज्यादा पैसा बनेगा आने वाले दिनों में। और कैडिला हेल्थ केयर, ये कैसा लगता है आपको? FNO का ये शेयर मोरैया और जो उसकी दूसरी फैसिलिटी थी जहां पर US FDA ने जांच की थी, वार्निंग लेटर दिए थे, उसके बाद से एक तेज गिरावट इसमें देखने को मिली थी। अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि दिक्कत की बात है, काफी मुश्किल होगी इस कंपनी को आगे रिवाइव करने के लिए इस फैसिलिटीज को, खास तौर पर इसके चार्ट्स इस समय कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, स्टॉक ने ब्रेकडाउन तो दे दिया है, अब इसका एक जो मेजर सपोर्ट बन रहा है वो 300 के आसपास बन रहा है। किसी भी हालत में स्टॉक को 300 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये 300 का लेवल ब्रेक कर देता है स्टॉक, तो फिर इसके अंदर और मंदी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ये 280-270 के लेवल्स दिखाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये 300 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा और यहीं कहीं सपोर्ट होल्ड करके ये कुछ दिनों के लिए रेंज बाउंड में चला जाएगा। हमने फार्मा स्टॉक्स में देखा है, जब भी US FDA की न्यूज आती है तब वो स्टॉक सडन गिरते हैं, 10-15% का फॉल देते हैं, फिर 1-2 महीने के लिए छोटी सी रेंज में साइडवेज में चले जाते हैं और फिर वापस से अपट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। सेम चीज सारे ही स्टॉक्स में हुई है फार्मा के, यही चीज अब कैडिला में भी रिपीट हो सकती है, और इसका एक सपोर्ट भी बन रहा है 300-305 के आसपास। तो मुझे नहीं लगता कि इजीली 300-305 का लेवल ब्रेक करना चाहिए। जितना फॉल आना था इस न्यूज की वजह से सारा आ चुका है, अब ये कंसोलिडेशन में जाएगा 300 से 350 की रेंज में। 300 का सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो 305-310 के आसपास बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए, और ऊपर में हमको ऐसा लगता है कि अगर इसने सपोर्ट होल्ड किया और ये कंसोलिडेशन में रहा तो 340 से 350 की रेंज में घूमेगा अगले एक महीने के लिए। ओके, ये राय कैडिला के स्टॉक पर। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपके लिए भरपूर एक्शन है। पहला सौदा होगा, प्री ओपनिंग होगी बाजार की, और प्री ओपनिंग इंटरेस्टिंग इसलिए भी कि देखिए SGX निफ्टी जबरदस्त वोलेटाइल हो गया, ऊपर से नीचे फिसल गया। रुपए की ओपनिंग होगी, साथ ही जैकपॉट शेयर होगा, और अगर सुबह आपने स्टॉक 2020 मिस कर दिया तो भी कोई बात नहीं, पूरा आपके लिए स्टॉक 2020 में क्या कुछ एक्शन रहा है वो भी बताएंगे सब कुछ, और कुछ ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, उन सब पर भी हम बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।